तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, एग्जाम पे फोकस होंगे और सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं आप लोग हमेशा ऐसे रहें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपको सारी लेटेस्ट जानकारी एक ही चैनल पे मिले। और मेरी तरफ से जितनी भी आपको एजुकेशनल चीजें हैं, जो आगे वैकेंसी आने वाली है, DSSB, सुपर टेट एंड उसके सारे नोट्स एंड जो भी लेटेस्ट न्यूज है, सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। और आपके सारी क्वेरीज को मैं लेती हूं। तो अगर आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपना मैसेज ड्रॉप करिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। आज हम अपना डिस्कस करने वाले हैं DSSB की वैकेंसी की 2023 की, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी ये वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है। आप में से बहुत सारे लोग कई बार ये पूछे हैं कि मैम बता दीजिए कि DSSB की वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो मैं जैसे ही आएगा मैं सबसे पहले आपको अपडेट दूंगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। तो उसका कोई टेंशन मत लीजिए, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कैसे आपको बताऊं। आपको सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करना है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग ने KVS का पेपर दिया है, KVS PRT एंड TGT PGT एंड सारी चीजें हुई हैं। और आप सबको पता है कि अचानक से KVS ने क्या हुआ, अपना एग्जाम का डेट शेड्यूल स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि DSSB के साथ में भी ऐसा हो और आपकी तैयारी भी ना रहे पूरी। तो तैयारी पे मेन आप लोग फोकस करिए, उसके बाद की सारी चीजें वो जिम्मेदारी हमारी होती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपको DSSB का सिलेबस, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, एज, उसके बाद से क्या क्या इसमें सिलेबस आता है, क्या क्राइटेरिया है, कितना नंबर है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, सारे डाउट्स आपके एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हंसते मुस्कुराते और भगवान का नाम लेते हम लोग अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए DSSB 2023 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं PRT के लिए। होपफुली आपको ये पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो PRT के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज प्राइमरी के लिए हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया है कि आपका क्लास 12th में 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो 50% तो मार्क्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपने क्या किया है, अगर आपने डिप्लोमा किया है या अगर आप DLED किए हैं, यहां तक कि BEd वालों को इसमें इस बार शिकायत नहीं होगी, क्योंकि इस बार BEd को भी अलाउड दिखाया जा रहा है कि BEd वाले जो कि प्राइमरी का फॉर्म ये भर सकते हैं। तो BEd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बड़ा ये सारी चीजें अच्छाई है इसमें। और CTET आपका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए एटलीस्ट। आप सबको पता है सेंट्रल लेवल का आपका ये पेपर होता है टीचर्स क्राइटेरिया के लिए। तो कम से कम आपका CTET जो है पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। और किन किन लोगों का क्या क्राइटेरिया है उसके हिसाब से भी बता देते हैं। अगर आप जनरल में आते हैं तो आप सबको पता है आपको कितना नंबर लाना है, 90 मार्क्स लाना ही लाना है CTET में कम से कम, ठीक है। और वो कंसीडर किया जाएगा इस एग्जाम में कि हाँ अगर आप जनरल में हैं तो आपका 90 मार्क्स होना चाहिए। OBC SC ST है तो आपको 82 मार्क्स होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आप OBC हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, अगर आप OBC हैं और OBC में अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो ये बात ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो है ना ये आपका दिल्ली का है। ये कहाँ का आपका वैकेंसी है, दिल्ली का है, ठीक है। तो वहां के लोगों को थोड़ा प्रेफरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दिल्ली के अगर आप आते हैं और अगर आपका दिल्ली के अगर आप रहने वाले हैं तब आपका 82 नंबर काउंट होगा एज एन OBC। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट के हैं, चाहे यूपी के हैं, MP के हैं, अदर स्टेट के, आप DSSB का फॉर्म में फिल करना चाहते हैं, तो आपको जनरल कैंडिडेट का ही नंबर काउंट किया जाएगा। मतलब कि आपके CTET में 90 नंबर आने चाहिए अगर आप किसी दूसरे स्टेट्स के हैं, और भले आप OBC में हैं लेकिन इसमें काउंट नहीं होगा। तो होपफुली इस पॉइंट को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं बोल रही हूँ कि अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप OBC में हैं तो आपको 82 नंबर चलेगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट्स के हैं, ठीक है, तो आपको 90 नंबर अगर आप लाए होंगे CTET के पेपर में तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ तक सारी बात आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। एज की बात कर लेते हैं। एज देखिए क्या है कि जनरल का एज 30 ईयर्स बोला जा रहा है, और OBC अगर आप हैं तो मान के चलिए कि उसमें +3 और कर दीजिए, और खास करके दिल्ली के हैं तो, और SC ST हैं तो +5 और कर दीजिए। थोड़ा सा मतलब प्रेफरेंस मिलता है ना आपका रिजर्वेशन के बेसिस पे। तो ये सारी चीजें आती हैं आपका एज क्राइटेरिया में। ये सारी चीजें आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी आगे जो जो जानकारी होगी, फॉर्म कैसे फिल करते हैं, जो कुछ भी होगा मैं सबसे पहले अपडेट करूंगी। और आप लोग में से कई लोग ये कह रहे थे कि इंटरव्यू का डेमो कैसे देते हैं वो बताने को, तो उस पर भी वीडियो जल्दी आएगा। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे आपके काम को तो
को यार लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करिएंगे, तभी मैं समझ पाऊंगी और उस हिसाब से आपका जवाब दे पाऊंगी। तो अपना जो भी क्वेश्चन हो हमेशा पूछना चाहिए, आप पूछेंगे नहीं तो मैं आपको जवाब कैसे दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्या होने वाला है। देखिए VSSSB का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। डेट इज पार्ट 1 जिसको हम कहते हैं पार्ट ए, और दूसरा पार्ट होता है पार्ट बी। पार्ट ए में क्या क्या चीजें आती हैं वो देख लेते हैं। पार्ट ए में आपका जैसे हम लोग को पता है जीके जीएस आता है, रीजनिंग है, अर्थमेटिक, इट मीन्स कि आपका ये क्या है, मैथ्स है, हम मैथ्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, फिर इंग्लिश है, फिर हिंदी है। ठीक है, इतने आपके टोटल हो गए 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, और 5 सब्जेक्ट्स ईच कंटेन्स 20 मार्क्स, एक एक आपका सेक्शन 20 मार्क्स का है। ठीक है, टोटल हो गया आपके 100 नंबर। ठीक है, और ये आपका जो पेपर होता है एमसीक्यू बेस्ड होता है। आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो ये आपको रिटन एग्जाम नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। तो ये पार्ट 1 का आपका हो गया। पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट बी जिसको हम कहते हैं वो आपका पेडागोजी सेक्शन होता है। और ये तो पता ही, अगर आप प्राइमरी लेवल का पेपर दे रहे हो और टीचर्स का दे रहे हैं तो भाई ये तो आना ही आना है पेडागोजी। तो केवीएस में भी आपने देखा कि 60 मार्क्स का सिर्फ पेडागोजी था, तो पेडागोजी तो आप हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। और इसमें तो आप देख रहे हैं 100 नंबर का आपका पेडागोजी है। ठीक है, तो लेवल और भी ज्यादा हाई। और हाँ, एक और बात, क्वेश्चन का लेवल आपको हमेशा हाई मिलेगा। तो इस हिसाब से आप अपना तैयारी करिएगा। एनसीएफ एंड जो कुछ भी मॉडर्न रूल्स आए हैं, डेवलपमेंट एंड जो कुछ भी आपके सिलेबस में रिटर्न है उसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। मतलब कर लेंगे बिल्कुल, लेकिन वो मेहनत होनी चाहिए और हल्के में किसी एग्जाम को नहीं लेना चाहिए। तैयारी अगर आपकी बेजोड़ होगी तो ही होगा। बाकी आगे सिलेबस कैसा होगा, नोट्स कैसा होगा, किस किस तरह होगा, तो मैं खुद आपको उस चीज का प्रैक्टिस कराऊंगी, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और एक चीज और जो आप लोग के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैम निगेटिव मार्किंग है क्या? जी हाँ, निगेटिव मार्किंग इसमें है। केवीएस में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट DSSB में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। और 0.25% आपका 0.25 आपका जो मार्क्स है नेगेटिव मार्किंग आपका कंसीडर होता है। तो ये एग्जाम को बहुत ही आपको लाइटली नहीं लेना है, सारी चीजों को अच्छे अच्छे समझना है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूं कि आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही क्वालिफाई करना। ऐसा नहीं कि अगर आप एक पार्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, दूसरे पार्ट में आपके मार्क्स कम हो गए तो आपका चल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपको कम से कम 40% मार्क्स पार्ट ए में लाना है और 40% मार्क्स आपको पार्ट बी में भी लाना है। मतलब अगर ऐसा हो गया कि मान लीजिए अगर आप 40% इसमें ला दिए, इसमें 20% ला दिए, तो आप सोचेंगे चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो क्राइटेरिया फिक्स है, और खास करके जनरल वालों के लिए कि 40% तो आपको लाना ही लाना है अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। और अगर आप SC ST हैं या OBC हैं तो मान के चलिए थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन इतना फिक्स है कि आपको उतना लाना ही लाना है। तो आज हमने डिस्कस किया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीटेट का सारा चीजें कि क्या क्या कितना मार्क्स चल लगेगा, आपकी एज क्या है, स्पेशली आपके सिलेबस। तो होपफुली आपको ये वीडियो थोड़ा काम आएगा और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिए अगर आपको मेरे बात करने का तरीका या मेरा समझाना समझ में आया हो। और बार बार कह रही हूँ अगर कुछ कंफ्यूजन हो इसमें तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं देखूंगी और आपके अकॉर्डिंग हो सके तो उस पर वीडियोस भी बनाऊंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए कंटेंट, एक नए जोश के साथ में। तो अगर आप मुझसे इसी तरह के सारे कंटेंट चाहते हैं तो आप अपना एक बार ज़रूर मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं देख लूँगी। नहीं तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और मुझसे वहाँ पर भी जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, और उसका आपको यहाँ पे ID दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम ID। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए जोश, एक नए उम्मीद के साथ में। तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार।